क्या आपने कभी सोचा है कि दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, पूरी विधानसभा है, लेकिन अगर आज शहर के बीचों बीच कोई जमीन खाली पड़ी है और राज्य सरकार वहां स्कूल बनाना चाहे, तो वो तुरंत फैसला नहीं ले सकते। हाँ, ये काफी हैरान करने वाली बात लगती है ना? क्योंकि आज के इस 3 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले शहर का जो कंट्रोल है ना, वो असल में 1991 के एक संविधान संशोधन और 1911 की ब्रिटिश सोच के जाल में फंसा हुआ है। तो आज के इस डीप डाइव में हमारा मिशन इसी जटिल व्यवस्था को डिकोड करना है। बिल्कुल। और ये चर्चा उन सभी छात्रों के लिए एक मास्टर क्लास होने वाली है जो यूपीएससी, एसएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं रटेंगे बल्कि उनके पीछे का क्यों समझेंगे। एग्जैक्टली शुरुआत उसी सवाल से करते हैं जो मैंने अभी पूछा। आपको याद होगा यूपीएससी 2018 में एक सीधा सवाल आया था, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या एनसीटी का दर्जा किस संविधान संशोधन से मिला? इसका जवाब भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये था 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। राइट। लेकिन इस पॉलिटी में घुसने से पहले हमें आज की दिल्ली का एक स्नैपशॉट लेना होगा। मतलब आज हम 2024 के अनुमान देखें तो दिल्ली की आबादी लगभग 3.2 करोड़ को छू रही है। बाप रे, 3.2 करोड़! हाँ, और भारत में जनसंख्या के हिसाब से ये दूसरा सबसे बड़ा स्थान है। और ये पूरी आबादी सिर्फ 1484 वर्ग किलोमीटर के एरिया में रहती है। मतलब डेंसिटी का तो लेवल ही अलग है यहाँ। इतने लोगों को मैनेज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन भी तो बहुत चुस्त चाहिए होगा ना? बिल्कुल सही कहा आपने। और इसीलिए प्रशासनिक ढांचे पर एग्जाम्स में बहुत सवाल आते हैं। देखिए, पहले दिल्ली में 11 प्रशासनिक जिले थे। हाँ, मुझे याद है, डीएसएसबी 2019 में सवाल पूछा गया था। एग्जैक्टली। लेकिन हाल ही में प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए इनका पुनर्गठन करके 13 जिले कर दिए गए हैं, ताकि प्रशासन जनता के थोड़ा और करीब आ सके। अच्छा, 13 जिले हो गए हैं अब। और लोकल बॉडीज का क्या सीन है? हाँ, वो भी समझना बहुत जरूरी है। पूरे शहर को बेसिकली 3 निकायों में बांटा गया है। पहला है एनडीएमसी यानी नई दिल्ली नगर परिषद, जो वीआईपी और लुटियंस एरिया देखती है। दूसरा है एमसीडी, जो बाकी पूरे शहर की साफ सफाई और इंफ्रास्ट्रक्चर संभालती है। हाँ, एमसीडी के चुनाव तो काफी चर्चा में रहते हैं। और तीसरा है दिल्ली छावनी बोर्ड, जो आर्मी या सैन्य क्षेत्रों के लिए है। हर इलाके की जरूरत अलग है, इसीलिए 3 अलग बॉडीज हैं। मेक सेंस। खैर, वापस उस 69 संशोधन पर आते हैं। इसी से तो वो पावर स्ट्रगल शुरू हुआ ना? बिल्कुल। इस संशोधन ने दिल्ली में पावर का एक बड़ा ही अनोखा बैलेंस बना दिया। एक तरफ चुनी हुई सरकार है और दूसरी तरफ केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर उपराज्यपाल यानी एलजी हैं। राइट। और संविधान ने कुछ विषयों को ना आरक्षित विषय या रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स घोषित कर दिया, जो सीधे केंद्र के पास हैं। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा। पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड यानी भूमि, इन 3 चीजों पर राज्य सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। बाकी शिक्षा, स्वास्थ्य पर मुख्यमंत्री फैसला ले सकते हैं, लेकिन इन तीनों पर। ये तो बड़ा ही अजीब विरोधाभास है। मतलब मेरी नजर में ये ऐसा है जैसे किसी बड़ी कंपनी के सीईओ को बोल दिया जाए कि आप एम्प्लॉइज को देखिए, डेली काम देखिए, लेकिन कंपनी की सिक्योरिटी और प्रॉपर्टी का कंट्रोल ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ही रहेगा। बहुत ही सटीक एनालॉजी दी है आपने। है ना? है ना? लेकिन अगर जनता ने एक सरकार चुनी है, तो पुलिस और जमीन केंद्र ने अपने पास क्यों रखी? देखिए, इसे विरोधाभास की जगह ना एक नेशनल नीड समझना चाहिए। दिल्ली कोई नॉर्मल स्टेट तो है नहीं, ये देश की राजधानी है। हाँ, पॉइंट है। संसद यही है, सुप्रीम कोर्ट यही है, बिल्कुल। राष्ट्रपति भवन, विदेशी दूतावास, सब यही है। 69वें संशोधन का मकसद ये था कि इंटरनेशनल लेवल की सिक्योरिटी या कूटनीति पर किसी भी राज्य स्तर की राजनीति का असर ना पड़े। अच्छा, मतलब अगर कोई नेशनल क्राइसिस हो तो केंद्र को तुरंत एक्शन लेने के लिए पुलिस का सीधा कंट्रोल चाहिए। एग्जैक्टली। और जहां तक जमीन की बात है, मान लीजिए केंद्र को कोई नया मंत्रालय बनाना है या नेशनल प्रोजेक्ट लाना है, अगर जमीन राज्य के पास होती तो केंद्र को अपनी ही राजधानी में बिल्डिंग बनाने के लिए स्टेट से परमिशन मांगनी पड़ती। और अगर दोनों जगह अलग अलग पार्टी की सरकार हो तो वो परमिशन शायद कभी मिलती ही नहीं। बिल्कुल। इसीलिए ये मिक्स्ड मॉडल है। और ये फर्क जिलों के स्तर पर भी दिखता है। जैसे एसएससी सीजीएल 2019 में सवाल था नई दिल्ली जिले के आकर्षण पर। हाँ, क्योंकि नई दिल्ली पावर का सेंटर है। संसद, इंडिया गेट सब वहीं है। सही कहा। और दूसरी तरफ है मध्य दिल्ली यानी सेंट्रल दिल्ली, जो व्यापारिक केंद्र है। कनॉट प्लेस देख लीजिए,
एक हिस्सा देश चलाता है, दूसरा इकोनॉमी को गति देता है। क्या बात है। अब इतनी बड़ी 3.2 करोड़ की आबादी और इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम को जिंदा रखने के लिए सबसे बेसिक चीज क्या चाहिए? पानी। पानी के बिना तो कोई शहर नहीं चल सकता। बिल्कुल। तो अब हम इस शहर के भूगोल और उसकी जीवन रेखा यानी यमुना नदी की तरफ बढ़ते हैं। जी, क्योंकि भूगोल समझे बिना इतिहास और प्रशासन दोनों अधूरे हैं। 100%। यमुना सिर्फ पानी नहीं है, ये वो धुरी है जिस पे दिल्ली टिकी है। अगर हम इसके बेसिक फैक्ट्स देखें ना, तो इसका उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है और इसकी कुल लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है। और ये प्रयागराज में जाके गंगा से मिल जाती है, त्रिवेणी संगम पर। हाँ, उद्गम स्थल पर तो सीधे सीधे सवाल आते हैं एग्जाम्स में, लेकिन दिल्ली में इसका फ्लो कैसा रहता है? दिल्ली में इसका एंट्री और एग्जिट बहुत स्ट्रेटेजिक है। ये वजीराबाद बैराज से दिल्ली में घुसती है, जो शहर के पीने का पानी का सबसे बड़ा सोर्स है। अच्छा, और एग्जिट? एग्जिट होता है साउथ में ओखला बैराज से, जहां से पानी को आगरा नहर की तरफ मोड़ दिया जाता है। ईस्टर्न यमुना कैनाल और आगरा कैनाल दोनों एग्रीकल्चर के लिए बहुत जरूरी हैं। लेकिन वजीराबाद से ओखला के बीच का जो स्ट्रेच है ना, वो तो बहुत ही डरावना है। डरावना मतलब ये दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी धाराओं में से एक है और इसी के लिए तो यमुना एक्शन प्लान या YAP चलाया जा रहा है। बिल्कुल, उस प्रदूषण को साफ करने के लिए ही YAP है। पर यहाँ एक बड़ी विडंबना देखिए, यमुना दिल्ली की लाइफलाइन है, वजीराबाद से साफ पानी देती है, लेकिन ओखला तक आते आते यही लाइफलाइन जहर बन जाती है। मतलब ऐसा लगता है शहर एक उल्टे फिल्टर का काम कर रहा है। उल्टे फिल्टर? हाँ, फिल्टर पानी साफ करता है, लेकिन यहाँ शहर साफ पानी को लेकर उसे गंदे नाले में बदल रहा है। एनालॉजी तो काफी स्ट्रांग है, पर इसके पीछे का ना एक साइंटिफिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल रीजन है। अच्छा, वो क्या है? सिर्फ शहर का कचरा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है नदी के फ्लो का रुक जाना। वजीराबाद बैराज पर सारा साफ पानी रोक लिया जाता है शहर के लिए, तो नदी का जो अपना नेचुरल फ्लो है वो खत्म हो जाता है, तो नदी में फ्रेश पानी बचता ही नहीं है आगे जाने के लिए। एग्जैक्टली। जब ताजा पानी बहेगा ही नहीं तो नदी खुद को साफ कैसे करेगी? वजीराबाद के बाद से सिर्फ सीवेज और इंडस्ट्रियल कचरा गिरता है और बहाव ना होने की वजह से वो वहीं जमता रहता है। मेक सेंस। तो यमुना एक्शन प्लान सिर्फ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बना रहा होगा। हाँ, उनका एक बड़ा गोल ये भी है कि नदी में एक मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लो यानी न्यूनतम पर्यावरण प्रवाह बना रहे। पर इतनी बड़ी आबादी के साथ ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम रिवर सिस्टम की बात कर ही रहे हैं तो सिर्फ मुख्य नदी से काम नहीं चलेगा। ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियों पर बहुत सवाल आते हैं। हाँ, ट्रिब्यूटरीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे लंबी सहायक नदी है चंबल, जो मध्य प्रदेश की जानापाव पहाड़ियों से निकलती है ना। बिल्कुल सही, और यूपी में जाकर यमुना से मिल जाती है। लेकिन दिल्ली NCR के नजरिए से देखें तो एक और नदी है, हिंडन। DSSB 2019 में इस पर सवाल था। हाँ, हिंडन तो ग्रेटर नोएडा के पास मिलती है यमुना से। सही कहा, शिवालिक से निकलती है, सहारनपुर होते हुए आती है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये पूरे इलाके का इंडस्ट्रियल कचरा लाकर यमुना में डाल देती है, तो हिंडन का प्रदूषण सीधा यमुना को खराब कर रहा है। ओहो, इसके अलावा भी कुछ नदियां हैं ना, जैसे टोन्स नदी जो उत्तराखंड से आती है, कालसी में मिलती है। हाँ, टोन्स सबसे बड़ी पहाड़ी सहायक नदी है। फिर हिमालय से गिरी नदी आती है, मालवा पठार से सिंध, विंध्याचल से बेतवा और कैमूर से केन नदी। मतलब ये पूरा का पूरा एक विशाल बेसिन है। और मैच द फॉलोइंग वाले सवालों के लिए छात्रों को ये उद्गम स्थल जरूर याद रखने चाहिए। बिल्कुल, और इन्हीं नदियों ने तो तय किया कि यहाँ शहर बसेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हजारों सालों से इसी जगह को क्यों चुना गया? मतलब यमुना के किनारे सिर्फ आज की दिल्ली थोड़ी है। बिल्कुल नहीं, इस नदी ने साम्राज्यों को बनते बिगड़ते देखा है। अब अगर हम थोड़ा इतिहास में चलें, हाँ, दिल्ली का ऐतिहासिक कालक्रम बहुत रिच है। अगर हम 3000 ईसा पूर्व से शुरू करें तो महाभारत काल का इंद्रप्रस्थ सबसे पहला शहर था। सही बात है। और फिर 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत आए, 1526 में मुगलों का दौर आया और 1803 में ब्रिटिश रूल शुरू हुआ। और इस पूरी टाइमलाइन में दिल्ली के 7 ऐतिहासिक शहर बहुत पूछे जाते हैं। UPSC 2019 में सवाल था सबसे पहले शहर पर। हाँ, तो छात्रों को ये 7 शहर क्रम से याद होने चाहिए। पहला इंद्रप्रस्थ, दूसरा किला राय पिथौरा, तीसरा सिरी, चौथा तुगलकाबाद, पांचवा फिरोजाबाद, छठा शाहजहानाबाद और 7वां बनी हमारी नई दिल्ली। वाह, शासकों ने बार बार नई राजधानियां क्यों बसाईं? इसके कई कारण थे।
कभी यमुना ने अपना रास्ता बदल लिया, कभी सुरक्षा की वजह से, तो कभी बस राजा को अपना नाम अमर करना था। और इन सातों में शाहजहानाबाद का जो चार्म है ना, वो अलग ही है। मुगलों का वैभव। 1639 में शाहजहां ने इसे बसाया और लाल किला बनवाया। हाँ, और फिर 1656 में औरंगजेब के टाइम पर भारत की सबसे बड़ी मस्जिद, जामा मस्जिद का निर्माण पूरा हुआ। सही, लेकिन ये मुगल ग्लोरी ना 1857 के आते आते एकदम ढलने लगी थी। हाँ, 1857 की क्रांति का तो मुख्य केंद्र ही दिल्ली था, जहां बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल शासक बने। बिल्कुल, लेकिन एक फैक्ट जो अक्सर मिस हो जाता है वो ये है कि मुगलों का पतन 1857 में नहीं बल्कि 1803 में ही शुरू हो गया था। अच्छा, 1803 में क्या हुआ था? 1803 में लॉर्ड लेक की लीडरशिप में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को हरा दिया था और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उस वक्त मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे और वो सिर्फ एक कठपुतली शासक बनकर रह गए थे। मतलब उनका कंट्रोल सिर्फ लाल किले की चार दीवारी तक रह गया था। एग्जैक्टली। असली पावर अंग्रेजों के पास आ गई थी। और फिर आता है 1911 का साल, जो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 1911 का दिल्ली दरबार। एग्जाम्स में ये साल तो रटा होना चाहिए। किंग जॉर्ज पंचम ने राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने का ऐलान किया था, राइट? बिल्कुल। और उसी के साथ नई दिल्ली का कंसेप्ट शुरू हुआ और इसका जिम्मा मिला दो आर्किटेक्ट्स को, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। लुटियंस और बेकर, जिन्होंने ज्यामितीय और एकदम सिमेट्रिकल डिजाइन बनाया, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन। हाँ। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। मुगलों के पास शाहजहानाबाद जैसा इतना बढ़िया स्थापित शहर था, लाल किला था, तो अंग्रेजों ने 1911 में लुटियंस को एक बिल्कुल ही नई दिल्ली बनाने को क्यों कहा? मतलब क्या वो सिर्फ पुरानी सत्ता के निशान मिटाना चाहते थे? देखिए, ये सिर्फ निशान मिटाने की बात नहीं थी। ये था वास्तुकला के जरिए अपना खौफ और पावर थोपना। अच्छा, साइकोलॉजी ऑफ पावर। एग्जैक्टली। अंग्रेज दिल्ली आए ही इसलिए थे क्योंकि दिल्ली भारत का साइकोलॉजिकल पावर सेंटर था। उन्हें दिखाना था कि अब नए बॉस हम हैं। लेकिन अगर वो लाल किले की उन्हीं पुरानी संकरी गलियों से राज करते तो लोग उन्हें मुगलों का उत्तराधिकारी ही मानते। उन्हें खुद को सुपीरियर दिखाना था। बिल्कुल। इसीलिए लुटियंस ने जानबूझकर ऐसा ज्यामिति डिजाइन चुना जो पुरानी दिल्ली से एकदम अलग था। पुरानी दिल्ली में छोटी गलियां थीं तो नई दिल्ली में चौड़ी सड़कें बनाई, मीलों दूर से दिखने वाले भव्य भवन बनाए। मतलब ये विशालता और डिसिप्लिन ये जताने के लिए था कि ब्रिटिश शासन अजेय है और कभी खत्म नहीं होगा। 100%। वो एक भ्रम पैदा करना चाहते थे अपनी पावर का। कमाल है। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो तो सड़कों और इमारतों के डिजाइन में भी छुपा होता है। बिल्कुल सही बात है। खैर, आज के इस डीप डाइव में हमने प्रशासन, भूगोल और इतिहास के हर उस पहलू को छुआ है जो एग्जाम्स के लिए क्रिटिकल है। चलिए जल्दी से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो पहला पॉइंट 69वां संविधान संशोधन 1991, जिससे दिल्ली को एनसीटी का दर्जा मिला। दूसरा पॉइंट पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और भूमि, ये 3 रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स हैं जो सीधा केंद्र के पास हैं। तीसरा, यमुना का उद्गम यमुनोत्री से होता है, वजीराबाद से एंटर करती है और ओखला बैराज से एग्जिट। चंबल और हिंडन मुख्य सहायक नदियां हैं। चौथा, दिल्ली में कुल 7 शहर बसे। शुरुआत 3000 ईसा पूर्व इंद्रप्रस्थ से हुई और 7वां शहर नई दिल्ली बना। और पांचवा, 1911 का दिल्ली दरबार, जहां किंग जॉर्ज पंचम ने राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने का ऐलान किया और लुटियंस दिल्ली बनी। ये सारे फैक्ट्स बहुत क्रिटिकल हैं, लेकिन सिर्फ फैक्ट्स रटना काफी नहीं है, कॉन्सेप्ट्स को जोड़ना आना चाहिए। बिल्कुल। और जाने से पहले मैं छात्रों के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगा। सोचिए, जो शहर 3000 ईसा पूर्व से शुरू हुआ, 7 बार बसा, वो आज भी अपने आधुनिक स्वरूप में पावर बैलेंस के लिए एक संघर्ष से गुजर रहा है। ये तो बहुत ही गहरा विचार है। मतलब ये इतिहास, राजनीति और आज के करंट अफेयर्स को एक ही धागे में पिरो देता है। बिल्कुल। और एग्जाम में ऐसे ही ब्रॉड विजन की जरूरत होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस विश्लेषण से सभी उम्मीदवारों के दिमाग में दिल्ली की एक 360 डिग्री समझ बन गई होगी। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको यूपीएससी, एसएससी और बाकी एग्जाम्स में बहुत काम आएंगे। जब एग्जाम हॉल में सवाल सामने होगा ना, तो ये डीप डाइव आपको सारे डॉट्स कनेक्ट करने में मदद करेगा। तो बस इसी तरह गहराई से समझते रहिए और अपनी तैयारी